हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आप अच्छे हो? सब कुशल मंगल, सब खैरियत से है ना? तो आइए हम लोग जो कोलाइडल टॉपिक जो शुरू किया हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको आपके हाई स्कूल की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो आपका हाई स्कूल एक सिस्टम है या था जिसमें टीचर होते थे जिन्होंने बड़े सम्मान बड़े प्रेम से आपको पढ़ाया। उसमें एक हेडमास्टर होते थे जो पूरे स्कूल को नियंत्रित करते थे। जब आप कॉलेज में आए तो कुछ उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर भी पाया, लेकिन टीचर के स्थान पर एक दूसरे शब्द का प्रयोग करने लगे आप। वो थे लेक्चरर और प्रोफेसर। और जो हेडमास्टर साहब थे ना, उसके स्थान पर आपने प्रयोग कर दिया किसका? तो प्रिंसिपल साहब का। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिए, हाई स्कूल एक आपका सिस्टम है। उस सिस्टम में जो काम आपके टीचर का है, कॉलेज एक दूसरा सिस्टम है, उसमें वही काम लेक्चरर या प्रोफेसर का है। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाई स्कूल में जो काम हेडमास्टर का है वही काम ना प्रिंसिपल का है कॉलेज में। तो चूंकि अलग अलग सिस्टम है, काम करने जो नेचर ऑफ जो वर्क है वो सेम है, लेकिन अलग अलग सिस्टम में होने के कारण उनका नाम अलग अलग है। यहां पर टीचर है, वहां पर लेक्चरर या प्रोफेसर हो गया। कुछ इसी तरह का कमोबेश जो बात है यहां मैं आपको समझाने वाला हूं। ये कौन सी बात है? तो आइए, आपने बिलियन पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा है ना? बिलियन पढ़ते समय आप दो शब्द का प्रयोग करते थे, याद करिए कौन सा? हाँ बिल्कुल, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलायक और विलेय। यार अगर आपने विलायक और विलेय समझा है ना, तो उसी को कोलाइडल सिस्टम में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। कुछ अलग से चीज नहीं है। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं, समझाते हैं। और लिखने में क्या है वो तो आपको भी आता है, हमको भी आता है, लिख देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ ये पहले लेते हैं सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, ये बिलियन है। तो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन दो चीजों से बना हुआ, आपको एकदम कंफर्म पता है। एक सॉल्वेंट जिसको आप विलायक कहते हैं, और एक दूसरा चीज बोलिए सॉल्यूट। बिल्कुल सही, विलेय। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आप पढ़ाई को आनंद के साथ और अपनी जिम्मेवारी के साथ आप कर रहे होंगे। क्योंकि आपके और हमारे बीच में किसी तरह कोई बात नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं मुझे पता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी समझते होंगे, ये मुझे पता है। और मैं भी अपनी पूरी जिम्मेवारी, पूरी निष्ठा, पूरा आपको सम्मान, आपको प्रेम करते हुए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा दूँ। तो देखिए सॉल्यूशन बना है किससे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बना हुआ है। अब आइए, मान लीजिए कि सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर दिया आपने। अब यहां पर हो गया कोलाइडल विलियन, कोलाइडल हो गया। तो ये हो गया कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स भी दो चीजों से बना हुआ। एक का नाम है डिस्पर्शन मीडियम और दूसरा का नाम है डिस्पर्स्ड फेज। अब आपको बताएं कि बिलियन में जिस पदार्थ को आप कहते हैं सॉल्वेंट, स्टूडेंट्स उसी का नाम है डिस्पर्सन मीडियम, और जिसको आप सॉल्यूट कहते हो उसी को डिस्पर्स्ड फेज कहते हो। तो क्या है विलायक आपका? तो विलायक कहते हैं जो बिलियन में ज्यादा मात्रा में होता है, उसको विलायक कहते हैं। और जो बिलियन में कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। उसी तरह से कोलाइडल सिस्टम में, कोलाइडल बिलियन में जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है जो घटक, उसको कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम, और जो कम मात्रा में मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड। माने आप समझ जाइए विलायक है, बस और कुछ मत समझिए। सिर्फ वही बात है, आपके हाई स्कूल के जो टीचर हैं ना, वही चीज़ आकर के वो लेक्चरर या प्रोफेसर हुए, कुछ अलग से चीज़ नहीं है, वो सेम चीज़ है, उनका नेचर ऑफ वर्क एकदम बिल्कुल सेम है। तो यहाँ बस केवल जगह बदल गया, ये सॉल्यूशन से कोलाइड हुआ, बस ये सॉल्वेंट से नाम हो गया डिस्पर्सन मीडियम। बात क्लियर ना? बिल्कुल
चलिए ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि कोलाइडल विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। यह ठीक विलयन के सॉल्वेंट की तरह होता है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो डिस्पर्सन मीडियम होता है ना, जैसे मान लीजिए कि पानी है, तो पानी तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लगातार है ना, कि पानी कहीं यहाँ पर पानी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा, बताइए। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए कि प्रोटीन या कोई चीज़ घुला हुआ, कोई ठोस, तो हो सकता है ठोस से कि यहाँ हो इस तरह से। तो देखिए जल तो लगातार है ना, तो ये जल का नाम तो है कि डिस्पर्सन मीडियम। तो याद रखना है हमें कि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है ना बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है। यह मैंने डिस्पर्सन मीडियम कंटिन्यूअस होता है। यह विलयन के सॉल्वेंट जैसा है। यह विलयन के कैसा है बोलिए, सॉल्वेंट जैसा है। अब आइए, दूसरा शब्द है डिस्पर्स्ड फेज। क्या हाल चाल है आप लोग के गांव के आसपास बारिश का? डिस्पर्स्ड फेज देखिए ये क्या है, तो कोलाइडल विलयन का जो घटक जो होते हैं, ये पहली बात की देखिए डिसकंटिन्यूअस होंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे, और जो कम मात्रा में है वो क्या है, डिस्पर्स फेज। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो घटक कम मात्रा माने किसके रेस्पेक्ट में, तो जो दो घटक हैं डिस्पर्सन मीडियम के रेस्पेक्ट में कम मात्रा में होता है उसे डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। अब देखिए याद रखना है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है ये डिसकंटिन्यूअस होगा ना, ये कहीं कहीं रहेगा ना इसमें। तो यहाँ पर स्टार के चिन्ह देकर एक लाइन लिख देता हूँ, यह डिसकंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अब देखिए एक और में स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण बात, अच्छा बताइए सॉल्वेंट ठोस, द्रव या गैस किस अवस्था में रहेगा, बोलिए। कितना अजीब सवाल है ना, हमने कहा एक्चुअली आदत सा हो गया क्लास में पढ़ाने का। सॉल्वेंट ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। तो और सॉल्यूट यह भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक उसी तरह से आपका डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। तो नीचे लिख देता हूं एक लाइन और, डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में
में हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आपका डिस्पर्सन मीडियम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। डिस्पर्स्ड फेज भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा शब्द था डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन में मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला टॉपिक है अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि क्लोराइड के जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया 3 आधार है। उसमें से पहला आधार है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के फिजिकल स्टेट माने भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम लोग अब देखेंगे कि डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्स फेज के भौतिक अवस्था के आधार पर क्लोराइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप इसको नोट करिए और फिर हम आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, क्लोराइड का वर्गीकरण। ध्यान रखिए कि किस आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक जो अवस्था होती है ना स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के जो भौतिक अवस्था है उसी आधार पर क्लोराइड का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। आप देखिए कितने प्रकार का इस आधार पे इसका वर्गीकरण होता है और कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। तो देखिए हमने यहाँ परिक्षिप्त प्रवस्था माने डिस्पर्स्ड फेज, परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम, क्लोराइड का नाम क्या होगा, जो प्रकार बनेगा, और उसके एक एक कम से कम एग्जाम्पल देंगे। ध्यान रखिए परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब और परिक्षेप, इसका फिर से एक बार मतलब क्लियर कर लीजिए। जैसे जल है और जल में हमने मान लीजिए प्रोटीन घोल दिया, तो हमारा जल परिक्षेपण माध्यम और जो घुला हुआ प्रोटीन है वो क्या हो गया, परिक्षिप्त प्रवस्था। समझ रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो परिक्षिप्त प्रवस्था है उसमें हम ले रहे हैं 1 नंबर में ठोस, और ये ठोस जाके घुल गया एक ठोस में ही। जब ठोस में घुलेगा स्टूडेंट्स तो उसका नाम होता है ठोस सॉल, सॉलिड सॉल। ठोस सॉल, सॉलिड सॉल अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल कहेंगे। ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने मिश्र धातु का नाम सुना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉपर ही ले लिया, मिश्र धातु जैसे पीतल ले लिया जाए, तो आप जानते हैं कि जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से बना होता है। तो कॉपर भी तो सॉलिड है ना, और जिंक भी सॉलिड है। तो जब 2 सॉलिड आपस में मिश्रित हैं, उससे कोलाइड विलयन बना, तो नाम हो गया उसका सॉलिड सॉल। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु। और भी बहुत तरह के गहने होते हैं, कुछ रंगीन कांच इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। आइए दूसरा, अभी भी ये ठोस ही है, लेकिन जहाँ घुला ये हो गया द्रव। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव में क्या घुला, आपका ठोस घुला। देखिए ये तीर का निशान दे रहा हूँ, ये ठोस घुल गया जाके किसमें, द्रव में, और नाम हो गया, खूबसूरत सा नाम है सॉल। इसको कहते हैं हम लोग सॉल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पेंट। पेंट जो होता है ना, पेंट, हाँ वही कुछ खास जो पेंट होते हैं, उस पेंट क्या है, तो द्रव में ठोस के कण घुले हुए हैं। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, पेंट हो गया। आइए तीसरा, अभी भी ये ठोस ही है, लेकिन जहाँ जाके ये घुल गया ये है गैस। मतलब ये हुआ कि पूरा गैस ही गैस है, और वहाँ पर क्या घुला हुआ है, उसमें सॉलिड घुला हुआ है। खूबसूरत सा नाम है एरोसॉल। याद रखिएगा कि एरोसॉल कब कहलाएगा, तो जब ठोस घुला रहेगा किसमें, एरोसॉल अंग्रेजी शब्द है, एरोसॉल, एरोसॉल ही कहते हैं अंग्रेजी में भी। तो एरोसॉल, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये है, इस कपड़े से मैं इस बोर्ड को साफ करता हूँ, ये देखिए यहाँ पूरा गैस ही गैस है, ये धूल कण तो सॉलिड है ना,
शायद आपको पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, इसमें से धूलकण निकल रहा है स्टूडेंट्स। तो धूलकण ये पूरा गैस ही गैस है और इसमें सॉलिड के कण जाके घुल गए। तो ये हो गया आपका किसके, तो एरोसॉल के उदाहरण। आप इसको धूल कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल में कि ये धूल एग्जाम्पल हो गया, धूल हो गया। अब देखिए, अब आइए चौथा, ये ठोस हो गया। अब आइए द्रव, क्योंकि हमने कहा था कि ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होती है, अभी ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में। देखिए तो द्रव जाके घुला आपका ठोस में। ध्यान रखिए, ठोस जो है आपका क्या है, तो परिक्षेपण माध्यम, मैंने पूरा ठोस ही ठोस है और उस ठोस में जाकर के कौन सा घुल गया, द्रव घुल गया। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये जेल है, जेल, अंग्रेजी में भी जेल ही कहते हैं, ये जेल हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, पनीर, पनीर का टुकड़ा लीजिए और दाबिए उसको, हाँ दाबिए, कस के दाबिए, उसमें से पानी निकलेगा। अब बताइए पानी ज़्यादा है कि पनीर, तो पनीर ही पनीर है, थोड़ा बहुत उसमें पानी है, तो जो ज़्यादा मात्रा में है वही तो है कि अंशिक परिक्षेपण माध्यम ना, तो पनीर कह सकते हैं, पनीर। कभी खिलाइए लाइए आप लोग, बुलाइए अपने घर पे पनीर, या अपने खाइए मेरे भाई। 5, ये हो गया आपका द्रव ही अभी है, और ये हो गया आपका द्रव, मैंने द्रव में द्रव घुला। तो जब द्रव में द्रव घुलेगा ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं पायस, पायस, अंग्रेजी में इसको इमल्सन कहते हैं, इमल्सन। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चैप्टर का अंत जो है ना पायस से ही है। तो पायस का एग्जाम्पल क्या है, द्रव में द्रव घुले। दूध पीते हैं, दूध में पानी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ जो द्रव लिक्विड चीज़ें हैं, तो द्रव में द्रव घुला हुआ है। इसका खूबसूरत सा उदाहरण है दूध। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप ढूंढेंगे, मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। 6 में आइए, फिर एक बार द्रव, और इस द्रव में घुल गया क्या चीज़, तो गैस। जब द्रव में गैस घुल गया तब इसका नाम फिर एक बार एरोसॉल ही है, एरोसॉल। एग्जाम्पल सोचिए, गैस है और उस गैस में क्या घुला हुआ है, तो द्रव घुला हुआ है। ठंडे के दिनों में कुहासा, कोहरा देखा आपने, गैस ही गैस है, चारों तरफ गैस तो है ना, और उस गैस में जल के कण, द्रव के कण घुल जाते हैं, तो उसको आप कहते हैं कोहरा है, कुहासा है, कोहरा या कुहासा जो कहना है कह लीजिए। 7 आइए, ये हो गया गैस और ये ठोस हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ठोस सॉल स्टूडेंट्स, ठोस सॉल, सॉलिड सॉल, एक बार फिर से इसका नाम हो गया ठोस सॉल। एग्जाम्पल सोचिए, ठोस है और उस ठोस में क्या घुला हो, गैस घुला हो, ऐसा कुछ उदाहरण दिख रहा है। अच्छा, जो फोम रबर होता है वो सॉलिड है, उस सॉलिड में क्या घुला हुआ, गैस घुला हुआ है। या जैसे मान ली खाने वाले जो ब्रेड मार्केट से खरीदते हो ब्रेड, वो क्या है, तो सॉलिड है ना ब्रेड, उसमें क्या घुसा हुआ, अंदर में छिद्र है, गैस है, तो फोम रबर लिख देता हूँ, या ब्रेड लिख सकते हैं, फोम रबर। अब आइए 8 गैस है और ये द्रव, द्रव जो है ना उसमें घुले गैस, ध्यान रखिएगा क्या घुले, तो द्रव में गैस घुले। आपके पास पानी है, सर्फ साबुन घोलिए, बबल्स बने, उस बबल्स को क्या कहेंगे आप, द्रव है, और उस द्रव में क्या घुला, गैस के कण घुले, तब तो बबल बना ना, तो आप कह सकते हैं साबुन का घोल। अच्छा, इसको हम लोग फोम कहते हैं, नाम याद रखिएगा, फोम। और ये हो गया आपका साबुन का घोल कह सकते हैं,
या बुलबुला भी कह सकते हैं आप। अब आइए 9 गैस, गैस। स्टूडेंट्स, नो कोलाइड, यहां कोलाइड नहीं बनेगा। इसका मतलब कि गैस और गैस कोलाइड नहीं बनाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों? गैस और गैस ये सब कुछ बना रहे हैं, गैस और गैस क्यों नहीं बनाए? तो याद रखिएगा, नोट, जो आपका जो कोलाइड है, कोलाइड एक विषमांगी सिस्टम है। कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। और जब गैस और गैस आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? होमोजीनियस सिस्टम। तो जब सॉल्यूशन पढ़े थे तो उसमें गैस और गैस था, क्योंकि गैस और गैस मिलकर के होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। लेकिन हमें तो हेट्रोजीनियस चाहिए ना। तो याद रखिए कि गैस और गैस होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए वो कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो लिख देता हूं मैं यहां, गैस एवं गैस आपस में मिश्रित होकर होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, चाहे होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। अतः यह कोलाइड्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोलाइड एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, आप लोगों ने फिल्म देखा है? क्योंकि कोलाइड्स इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब के सब हेट्रोजीनियस है ना, तभी तो। अरे हेट्रोजीनियस में 2 फेज स्पष्ट है। एक का नाम है आपका कौन सी? डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज। सॉल्यूशन में ना कोई फेज नहीं होता अलग से। आपने चीनी पानी मिलाया और एक हो गया। लेकिन दूध में और पनीर में ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं सब अलग अलग फेज हैं, मौजूद हैं अलग अलग फेज, जिसमें से आपका कंटिन्यूअस मीडियम कौन है? तो परिक्षेपण माध्यम है, और ये डिसकंटिन्यूअस है परिक्षेपित प्रवस्था। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ आज की टॉपिक समाप्त करते हैं हम लोग। फिर एक इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसके बाद वाला टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार है, और उसमें ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारी और आपकी फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।